दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। कंपनी का नाम है मिंडा इंडस्ट्रीज़, ऑटो एंसिलरी कंपनी है। कंपनी ने अपने नतीजे जो पेश किए हैं उसमें रेवेन्यू तो ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन मार्जिन इम्पैक्टेड हुए हैं और उसकी वजह जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। और ऐसा देखते हैं कि शायद कंपनी के प्रॉफिट में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये क्यों हुआ है और आगे के ग्रोथ पाथ क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में क्या संभावनाएं दिखती हैं मिंडा इंडस्ट्रीज़ को, उस पर बातचीत होगी। हमारे साथ है कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एन.के. मिंडा जी। मिंडा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पे। पहले तो ये बताइए कि सर जी, ये मुनाफा आपका गिर गया है और मार्जिन पे हिट क्यों हुआ ऐसा सर? ये लगभग सभी इंडस्ट्री में है, क्योंकि आपको देखिए दो कारण है इसके मुख्य कारण। एक तो बाजार अपने आप में, बाजार के ऊपर में दबाव है। टू व्हीलर आपने देखा होगा खास तौर से डाउन है क्वार्टर के अंदर में। और दूसरा, इसके अंदर में जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं ये एकदम नॉर्थ जा रहे हैं। हम लोगों को जो कस्टमर से प्राइस इंक्रीज मिलता है, क्वार्टरली मिलता है, कभी 6 मंथली मिलता है, कहीं मंथली भी मिलता है, तो वो हमारे ग्रॉसअप करने में, मतलब अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं आपसे, एल्यूमिनियम का एक कंपोनेंट का, अलॉय व्हील का ले लें या कॉपर का ले लें, तो मान लीजिए हमारा मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन हमारा सेल प्राइस रॉ मटेरियल घटाने के बाद में 30% है, और उसको अगर मैं 5%, मेरा 10% रॉ मटेरियल बढ़ गया तो 70 का 77 हो गया। तो 77 के ऊपर में मुझे मार्जिन मिलेगा, तो 107 रुपया मिलेगा मुझे कस्टमर से। वो ग्रॉसअप नहीं होता है, तो 107 को अगर मैं 77 से करूं तो मार्जिन परफेक्ट आता है, ये सिंपल में। बट ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर में उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आता। तो एक ये रॉ मटेरियल का ग्रॉसअप का कारण बताया, एक मैंने मार्केट का बताया। तीसरा एक कारण है कि जो वॉल्यूम की जो एक्सपेक्टेशन थी वो थोड़ी सी हमको बेटर थी, और उसकी वजह से हम लोग जो मैन पावर अपने जो रखते हैं वो स्किल मैन पावर होती है। हमारे यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर है उतनी ज्यादा नहीं है, तो वो भी एक थोड़ी सी, वो भी एक तीसरा कारण है। पर मुझे लगता है कि अब आने वाले क्वार्टर में, जो फोर्थ क्वार्टर है और आगे फर्स्ट क्वार्टर में, इंडस्ट्री बेटर जाएगी। आप कह रहे हैं कि अगले क्वार्टर में स्थिति बेहतर होगी, लेकिन सर सप्लाई साइड से अभी भी क्रंच है, चिप्स के अभी भी इश्यूज हैं, तो कौन से जगहों से आपको उम्मीद बनती है कि शायद वहां से बेटर होता हुआ दिखेगा? देखिए, जहां तक पैसेंजर कार का सेगमेंट है, वहां आज भी डिमांड काफी है। आपने जो सही बतलाया, पहले से काफी सेमीकंडक्टर के अंदर में इंप्रूवमेंट है, बट कुछ एक कंपोनेंट अभी भी, आप राशनिंग कह लीजिए उसको, एक प्रायोरिटी एलोकेशन कह लीजिए, उनके अंदर में आ जाते हैं। और मैं समझता हूं कि ओवरऑल पीरियड धीरे धीरे ठीक हो रही है। प्रोडक्शन, सभी गाड़ियों की प्रोडक्शन जो है, आज के दिन डिमांड बहुत अच्छी है, वेटिंग पीरियड अच्छा है। तो हाँ, टू व्हीलर के अंदर में मैंने प्रेशर बताया, उसके कुछ मुख्य कारण है ये ओमिक्रॉन का, अभी ओमिक्रॉन ठीक हुआ, और कोई वर्क फ्रॉम होम का कारण है, और एक सेंटीमेंट्स है, रूरल सेंटीमेंट्स का। तो मुझे लगता है कि ये ठीक हो जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हमारी जिस तरीके से बजट आया है, लॉन्ग टर्म बजट है, जीडीपी ग्रोथ ठीक होगी। पर कैपिटा कार, पर कैपिटा टू व्हीलर हम लोग बहुत पीछे हैं अभी। कुछ, मैं अंडर डेवलप नहीं बोलूंगा, जो मीडियम डेवलप कंट्री है उनसे भी काफी पीछे है अभी। करेक्ट। तो ये जो आपके सर मार्जिन स्टेबलाइज हो जाए एक जगह पे जाके, वो क्या लेवल होगा और उसको कितना वक्त लगेगा? देखिए, मार्जिन हम लोगों का, आप अगर कंपेयर करें लास्ट ईयर से, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से, तब आपका मार्जिन आपको कम लगता है। मगर अगर हम हमारे Q2 से कंपेयर करें तो सेम है, और लगभग हमारा मार्जिन यही लगभग 11-12% EBITDA का, 10 से 12% के बीच का वेरी करता है। और इस बार हमारा कुछ 11.3 के लगभग है। और आगे आने वाले समय में यस, कुछ एक कंपनियां हमारी, जो नई नई कंपनियां होती हैं, उसमें शुरू में टाइम लगता है मार्जिन आने में, 1-2 साल का समय लगता है, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिए। बट इस रेंज के अंदर में करेंगे मार्जिन, और जैसे इंडस्ट्री बेटर होगी ये इंप्रूव होगा। ओके। मिंडा साहब, ईवी सेगमेंट एक जहाँ पे आपने एंटर किया है, और ये एक बड़ा फैड है इस समय पूरी इंडस्ट्री में,
तो इसमें ऑर्डर बुक की स्थिति क्या है, कितना रेवेन्यू जनरेशन आप देख रहे हैं यहाँ से आगे जाते हुए और इस समय भी? देखिए, ईवी के अंदर में लगभग हमने कोई 400 करोड़ रुपए के, जो मैं अगर कैलेंडर मतलब अपने ईयरली सेल्स देखूं तो 400 करोड़ के ऑर्डर अभी रिसेंटली बुक किए हैं। हम लोग लगे हुए हैं ज्यादा से ज्यादा ईवी में। दोनों तरीके के ईवी हैं, एक अपने अपने पुराने प्लेयर हैं जिनको हम बोलेंगे एस्टेब्लिश प्लेयर, और न्यू एज ओईएम्स। इन दोनों के अंदर में ईवी का अच्छी डिमांड आ रही है। हालांकि आज के दिन ईवी टोटल प्रोडक्शन का लगभग 1% है, बट आगे आने वाले समय में 4-5 सालों में मैं समझता हूं कि 35-40% तक पहुंचेगा। और हम लोगों के जो पार्ट्स हैं वो ईवी आने के बाद में 1 या 2 पार्ट्स ही चेंज हो रहे हैं, बाकी कोई पार्ट्स हमारे चेंज नहीं है। रहकर हमारी किट वैल्यू उससे बढ़ेगी। और ये जो फ्रीवो के साथ हमने जो ज्वाइंट वेंचर किया है, इसके अंदर में नए पार्ट्स हैं और नए पार्ट्स के कारण बढ़ेगी। और गवर्नमेंट का भी काफी इसमें सपोर्ट है, जैसे आपने देखा होगा पीएलआई, फेम, और अभी रिसेंटली ईवी की बैटरी का जो बजट में आया, तो आई मीन अच्छा प्रोत्साहन है और बढ़ेगा। एक ये भी कारण है, जो प्रेजेंट टू व्हीलर वाले जो ग्राहक है वो सोच रहे हैं कि शायद मैं ईवी आऊं तो वो ईवी की वेट कर रहे हैं कि मैं ईवी खरीदूं। एग्जैक्टली। अच्छा मिंडा साहब, आप चूंकि इंडस्ट्री वेटरन है तो एक क्वेश्चन मेरे मन में हमेशा रहता है, मैं बहुत लोगों से पूछता रहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ आपसे ही पूछूं कि ये जो एक ट्रांजिशन का फेज या इंडस्ट्री में एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है कन्वेंशनल व्हीकल से ईवी की तरफ, इसकी वजह से क्या जो आप जिनको आप एस्टैब्लिश्ड ओईएम कह रहे थे उनको मुश्किलें आ रही हैं और वो थोड़ा सा अभी संकोच में है? नहीं, बिल्कुल संकोच में नहीं है। शुरू में था ये लगभग कोई 2 साल पहले, बट पिछले कोई लगभग 1.5 साल 2 साल के बीच में सभी एस्टेब्लिश प्लेयर ने अपने अपने, हम लोगों को बल्कि रेदर आरएफक्यू देके हम लोगों को इन्वॉल्व कर लिया है सभी एस्टेब्लिश प्लेयर्स ने, और डेवलप कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा मैं कहूंगा कि पहले से 2 साल के पहले पीछे थे, न्यू एज ओईएम्स आगे थे, बट न्यू एज ओईएम्स का ज्यादातर इंपोर्ट था, आज भी अभी इंपोर्ट है। वो आत्मनिर्भर भारत के कारण लोकल नहीं हुआ है, बट सभी लोग अब लोकलाइजेशन पर लग गए हैं। तो मेरे ख्याल से रेस बराबर की रहेगी, और ऐसा कुछ नहीं है कि वे पीछे रहेंगे वो लोग। नहीं, यही मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि अभी भी हम लोग पुराने प्लेयर्स की तरफ से बहुत कम खबरें सुनते हैं, नए प्लेयर बड़े धुआंधार तरीके से करते हैं। आप तो चूंकि उनके साथ भी एसोसिएटेड होंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो नए आप प्लेयर्स के साथ काम कर रहे हैं और जो पुराना काम करते हैं, दोनों में ज़्यादा मार्जिन और ज़्यादा गुंजाइश किस में है जिससे कि आप शिफ्ट ज़्यादा तेजी से करेंगे? देखिए, मार्जिन तो कॉम्पिटिटिव बाजार है। ये मार्जिन कोई ऐसा नहीं है कि कोई, हर एक को पता है कि कौन कंपटीशन में चाइना से क्या इंपोर्ट हो रहा है, दूसरी कंट्री से, ताइवान से क्या इंपोर्ट हो रहा है। जहां तक इंपोर्ट, उस इंपोर्ट प्राइसेस को देख करके हम लोगों को कुछ टारगेट सेटल मतलब होते हैं लोकलाइजेशन के लिए। और इंडिया में भी प्लेयर काफी आ रहे हैं, आपको भी मालूम होगा। तो कॉम्पिटिटिव बाजार रहेगा। ऐसा कोई नहीं है कि भाई न्यू एज में ज्यादा मार्जिन रहे या एस्टेब्लिश प्लेयर्स में कम रहे। हम लोगों की एक अपनी पॉलिसी रहती है कि हमको इतना मार्जिन रख के ही काम करना है सस्टेनेबल कंपनी बनने के लिए, अदरवाइज हम लोग प्रेशर में आएंगे। हम लोग ऑर्डर जरूर लेना चाहते हैं, बट प्रेशर, मार्जिन प्रेशर में ऑर्डर नहीं लेना चाहते, ताकि बाद में तकलीफ ना।